हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। नमस्कार सभी को। 11th क्लास के अपन चैप्टर नंबर 9 को पढ़ रहे हैं, जिसमें तरलों के यांत्रिक गुण, उसका अभ्यास क्वेश्चन कर रहे हैं। और उसका ये थर्ड पार्ट है। इसमें अपन अभ्यास क्वेश्चन 4th की बात करते हैं, 9वें चैप्टर की। और उसका पहला क्वेश्चन है कि किसी कागज़ की पट्टी को क्षैतिज रखने के लिए आपको उस कागज़ पर ऊपर की ओर हवा फूकनी चाहिए, नीचे की ओर नहीं। इसके पीछे कारण क्या है? सुनो बच्चों, बर्नौली की प्रमेय आप बच्चों ने अच्छे से समझी है कि बर्नौली की प्रमेय क्या होती है। उसके रिगार्डिंग अगर अपन देखें तो एक सेकेंड, अब ठीक है। बर्नौली की प्रमेय के अनुसार ऊपर से वायु फूकने से ऊपरी सतह पर वायु का वेग निचली सतह की अपेक्षा क्या हो जाएगा बच्चों? अधिक हो जाएगा। अतः ऊपरी सतह पर वायु का दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाएगा, क्योंकि दाब और वेग एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर ऊपरी सतह पर वायु का वेग अधिक है, इसका मतलब वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम है, तथा निचली सतह पर दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर ही रहता है। तो जिसके कारण पट्टी पर ऊपर की ओर एक बल लगता है और पट्टी क्षैतिज बनी रहती है। ठीक है, इसलिए किसी कागज की पट्टी को क्षैतिज रखने के लिए आपको उस कागज पर ऊपर की ओर हवा फूकनी चाहिए, न कि नीचे की ओर। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि अगर तुम्हें क्षैतिज रखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की साइड से आपको उसमें हवा फूकनी होगी, ताकि वायुमंडलीय दाब उसका कम रह सके और ऊपर की तरफ एक बल का अनुभव कर सके। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, जो आपके पास इसी चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है। आपको क्या कहता है? जब हम किसी जल या टोंटी को अपनी उंगलियों द्वारा बंद करने का प्रयास करते हैं, तो उंगलियों के बीच की खाली जगह से तीव्र जल धाराएं फूट निकलती हैं। आपने संतत्य समीकरण पढ़ी होगी, अविरतता का सिद्धांत पढ़ा होगा। वो क्या कहता है कि जहां पे क्षेत्रफल अधिक होगा वहां पे तुम्हारे पास वेलोसिटी कम होगी, और जहां पे वेलोसिटी अधिक है वहां पे क्षेत्रफल तुम्हारा कम होगा। तो संतत्य समीकरण आपको क्या कहता है बच्चों? संतत्य समीकरण कहता है कि तुम्हारा A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, अर्थात क्षेत्रफल ज़्यादा वेग कम। तो टोंटी को उंगलियों से बंद करने पर जल उंगलियों के बीच खाली जगह जिसका क्षेत्रफल अत्यंत कम होता है कि वहाँ से तीव्र वेग से निकलने लगता है, तो तीव्र जल धाराएं फूट उठती हैं। तो इसके पीछे का कारण ये है कि इसको संतत्य समीकरण समझेंगे। इससे पहले वाला अपन ने बर्नौली के सिद्धांत से पढ़ा था। थर्ड जो क्वेश्चन आपके समक्ष है बच्चों, वो क्या है कि इंजेक्शन लगाते समय डॉक्टर के अंगूठे द्वारा एक सेकेंड बच्चों, इंजेक्शन लगाते समय डॉक्टर के अंगूठे द्वारा आरोपित दाब की अपेक्षा सुई का आकार दवाई की बहिस्राव वाही धारा को अधिक अच्छा नियंत्रित करता है। इसके पीछे कारण क्या है? इंजेक्शन जब लगाता है डॉक्टर, तो अंगूठे द्वारा वो एक स्थान को चिन्हित करके उसके ऊपर दाब आरोपित करता है, तो उस दाब की अपेक्षा सुई का आकार दवाई की बही को अधिक नियंत्रित करता है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? बर्नौली प्रमेय के अनुसार जो तुम्हारा बहिस्राव वेग है या टोटल जो कुल ऊर्जा है, वो अधिकतम किसके ऊपर निर्भर करती है? अधिकतम तुम्हारा वेग के ऊपर निर्भर करती है। अतः डॉक्टर दवाई के प्रभाव की दर को अंगूठे द्वारा अधिक दाब आरोपित करने की अपेक्षा सुई के उचित परिच्छेद क्षेत्रफल को निर्धारित करके नियंत्रित करता है। ठीक है, ताकि उस जगह पे अधिक दाब लगाए अंगूठे से, उससे अच्छा है कि वो जहाँ पे सुई लगाएगा उस चिन्ह को निर्धारित करता है कि कहाँ पे वो सुटेबल वे में लगा सकता है, ताकि उसका बहिस्राव वेग है वो नियंत्रित हो सके।
ठीक है, तो इसको अपन बर्नौली प्रमेय समझ सकते हैं। अपने पास जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, वो क्या कह रहा है कि किसी पात्र के बारीक छिद्र से निकलने वाला तरल उस पर पीछे की ओर प्रणोद आरोपित करता है, अर्थात पीछे की ओर बल लगाता है, अर्थात विपरीत दिशा में। देखो, तरल बारीक छिद्र से बाहर आने पर उच्च बहिस्राव वेग प्राप्त कर लेता है, जिससे आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है, और बाह्य बल की वहां पे अनुपस्थिति है, उसके कारण तरल तथा पात्र दोनों का संवेग संरक्षित होता है। जिससे क्या होगा, जिससे पात्र विपरीत दिशा में संवेग प्राप्त कर लेता है, ठीक है, जिससे बाहर की ओर निकलता हुआ जो द्रव है वो पात्र पर विपरीत दिशा में एक बल आरोपित करता है या प्रणोद उत्पन्न करता है। ये इसके पीछे कारण यही है। ये आपको क्या बोल रहा है, एक पात्र है जिसमें आपने छिद्र कर रखा है और उससे निकलने वाला जो तुम्हारे पास जो तरल है वो पात्र पे ही पीछे की ओर एक बल आरोपित करता है। क्यों? उसके पीछे कारण यही है क्योंकि जैसे ही वो बहिस्राव वेग, जैसे वो जो तरल होगा वो छिद्र से बाहर निकलेगा तो बहिस्राव वेग अर्जित करेगा, जिससे कि वो एक संवेग उत्पन्न होगा, और वहाँ पे बाह्य बल की अनुपस्थिति है, और उसके कारण पात्र और तरल का दोनों का संवेग संरक्षित होता है, और पात्र विपरीत दिशा में एक संवेग प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण जो तरल है वो पात्र ही विपरीत दिशा में एक बल आरोपित करता है। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, वो आपके समक्ष क्या है कि किसी पात्र में ये हो गया आपके पास, कोई परचक्रमान क्रिकेट की गेंद वायु में परवलय परिपथ का अनुसरण नहीं करती है, अर्थात कोई भी स्विंग होती हुई गेंद की बात हो रही है कि वो वायु के अंदर स्विंग हो रही है। तो इसको आप ऐसे समझो कि कोई भी जो घूमती हुई गेंद है कि ऊपर तथा नीचे की वायु के वेग में अंतर आ जाता है, जिससे दाबों में भी अंतर आएगा। देखो, वेग में अंतर है, इसका मतलब उनके दाब में भी अंतर है। इसके कारण गेंद पर भार के अतिरिक्त एक अन्य बल भी लगने लगता है जो गेंद को परवलयाकार पथ में नहीं रहने देता है, अर्थात उस परवलयाकार पथ से गेंद को विचलित कर देता है। इसे कौन सा प्रभाव कहते हैं बच्चों? जब आपको पढ़ाया गया था उस टाइम में भी आपको समझाया गया था कि ऐसा इफेक्ट है जब वो उसके उस जो पथ है उसको चेंज कर दे, वेग में परिवर्तन के कारण दाब में परिवर्तन होता है और उससे जो उसका जो पथ मुख्य मार्ग होता है उससे विचलित हो जाती है। ऐसे प्रभाव को मैग्नस प्रभाव भी कहते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसके 5 आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं बेटा, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिन बच्चों के अच्छे से कंसेप्ट हैं, लॉजिक पे अगर जिसका अच्छे से फोकस है वो बच्चा बखूबी ऐसे वाले क्वेश्चन को कर पाता है। चीज़ें बर्नौली प्रमेय क्या है, किस तरीके से फिजिकल उसका मीनिंग है, सातत्य समीकरण क्या कहता है, किस किस के ऊपर डिपेंडेंसी है, और तुम्हारे पास में पास्कल का नियम क्या है, ठीक है, मैग्नस इफेक्ट क्या है। अगर जिस बच्चे को बखूबी, जिसने नोट्स पढ़े हैं और जिसने एनसीईआरटी बुक को अच्छे से रीड किया है, वो बच्चा बखूबी इन क्वेश्चनों को कर पाता है। अब अपन बात करते हैं तुम्हारे समक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके बारे में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास में क्या है कि व्यापक रूप में द्रवों का प्रस्तनाव ताप बढ़ने पर बढ़ता है या घटता है, ये आपसे पूछ रहा है। देखो, ऑप्शन में तो बढ़ता है घटता है, आप करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक भी समझने की कोशिश करना है कि ऐसा क्यों होता है। द्रवों का प्रस्तनाव ताप बढ़ने पर घटता है, द्रवों का प्रस्तनाव ताप बढ़ने पर घटता है, क्योंकि ताप बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उनके बीच अंतर अणुक आकर्षण बल कम हो जाता है। अतः द्रवों का प्रस्तनाव ताप बढ़ने पर बढ़ने लगता है। समझे? तो लॉजिक क्या हुआ कि द्रवों का जो प्रस्तनाव होता है वो ताप बढ़ने से बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे कि अंतर अणुक जो आकर्षण बल है वो कम हो जाता है। इसके कारण आप यहाँ पे बता सकते हो स्पष्ट रूप से कि जो तुम्हारे पास में प्रस्तनाव है वो बढ़ने लग जाएगा, ताप बढ़ने पर जो प्रस्तनाव है वो घटने लग जाएगा। सॉरी, क्लियर? ताप बढ़ाओगे प्रस्तनाव घटेगा, इस चीज का ध्यान रखना, बढ़ेगा नहीं घटेगा। सेकंड क्वेश्चन आपके समक्ष बच्चों कि गैसों की सांद्रता
ताप बढ़ने पर घटती है या बढ़ती है, जबकि द्रवों की क्षमता ताप बढ़ने पर बढ़ेगी या घटेगी, दोनों ही आपको बताने हैं। इसको क्या बोलेंगे कि गैसों की जो क्षमता होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है बेटा। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा और टकरों की संख्या दोनों ही बढ़ती हैं, जिससे क्या हो जाएगा, इनकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। जबकि द्रवों की क्षमता ताप बढ़ाने पर घटती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताप बढ़ने से अणुओं के बीच का अंतरणु बल कम हो जाता है। अंतरणु बल कम होगा तो उनका प्रस्तुत जो क्षमता है वो भी घट जाएगी। ओके, जिस बच्चे को लिखना है वो अच्छे से लिख भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करता हूं थर्ड क्वेश्चन की। दृढ़ता प्रत्यास्थ गुणांक वाले ठोसों के लिए अपरूपण प्रतिबल किसके अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि ध्रुवों के लिए वह किसके समानुपाती। देखो सिंपल सी बात है, हुक का नियम क्या कहता है भैया, प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। अगर दृढ़ता प्रत्यास्थ गुणांक की बात हो रही है तो अपरूपण प्रतिबल अपरूपण विकृति के समानुपाती होगा, और जबकि ध्रुवों के लिए अपरूपण जो प्रतिबल होगा वो अपरूपण विकृति के समानुपाती होगा। तो इसी में बस ये लिखना है आपको, क्योंकि हुक के नियम अनुसार ठोस के लिए और द्रव के लिए दोनों का कर दो। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन की बात हो रही है, इसमें क्या कह रहा है, किसी तरल के अपवर्ती प्रवाह में आए किसी संकीर्ण पर प्रभाव की चाल में वृद्धि का अनुसरण होता है। ये कौन से सिद्धांत से? ये होता है बेटा आपके बर्नौली के सिद्धांत से। अपवर्ती जो एक होता है परिवर्ती जो चेंज होता रहता है, एक अपवर्ती प्रभाव में किसी संकीर्ण जो एरिया आपको दे रहा है कि प्रभाव जहाँ पे एरिया कम वहाँ पे चाल में वृद्धि होता है। और ऐसा किस कारण होता है? ऐसे बर्नौली प्रमेय की वजह से होता है, जहाँ से आप देखते हो संतति के अंदर A1V1 = A2V2, अर्थात ए जो आपके पास एरिया है, ठीक है, वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। किसी वायु सुरंग में किसी वायुयान के मॉडल में प्रक्षोभ की चाल वास्तविक वायुयान के प्रक्षोभ चाल की क्रांतिक चाल की तुलना में कम होगी या अधिक होगी। इसको समझने के लिए आपको रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ने पड़ेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर आपका क्या कहता है कि डेंसिटी, वेलोसिटी और लेंथ अपॉन आपके पास जो म्यू है, इन सब के ऊपर रेनॉल्ड्स नंबर आपका डिपेंड करता है। और दोनों केस के रेनॉल्ड्स नंबर आपके इक्वल होंगे, डेंसिटी दोनों की इक्वल और म्यू का वैल्यू भी इक्वल है। तो रो से रो कैंसिल आउट, म्यू से म्यू कैंसिल आउट। यहाँ से आपको पता लगता है कि Vm और Lm = Vp/Lp। एक होता है मॉडल, एक होता है वास्तविक। यहाँ से आप Vm की जो मॉडल की वेलोसिटी की बात हो रही है वो हो जाएगी आपके पास वास्तविक जो आपके पास में वायुयान है वो उसकी वेलोसिटी इनटू आपके पास में जो वास्तविक वायुयान है उसकी लेंथ अपॉन मॉडल की लेंथ। तो यहाँ से एक बात तो समझनी होगी ना, कोई भी चीज़ का मॉडल बनाते हो उसकी लेंथ इतनी बड़ी थोड़ी ना लोगे जो वास्तविक में है, तो उसकी लेंथ क्या होती है, हमेशा कम होती है। अगर कम का किसी चीज़ में डिवाइड लगाओगे तो ऑल ओवर रिजल्ट आपका ग्रेटर देन आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो वायुयान का जो मॉडल है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से चीज़ों को समझा के और फिर इसका आंसर देना है। ऐसे ही नहीं डायरेक्ट मुंह उठा के और इसमें ब्लैंक फिल कर दिया कि सर अधिक होती है। नो, कारण बताओ उस चीज़ का। ठीक है, एग्जाम में ठीक है तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फिल करके आ जाना, बट यहाँ पे उसके पीछे का लॉजिक आपको बताना पड़ेगा। तो अपने क्वेश्चन नंबर 3 आपका अच्छे से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्या कहता है बच्चों, इसको देखो। ये बोल रहा है कि इसका कारण बताओ। पारे का कांच के साथ स्पर्श कोण अधिक होता है जबकि जल का कांच के साथ स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। अब भाई एक बात बताओ, दो चीज़ें हैं, दो आपस में कांटेक्ट में आएंगी, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड एयर या एयर लिक्विड, तो उनका सरफेस टेंशन होगा ना। और सरफेस टेंशन है उसके लिए आपके पास में क्या होगा, संपर्क जो कोण होगा वो रिलेशन डिफाइन करता है। तो ठोस का द्रव के साथ जो संपर्क कोण आएगा cos थीटा, उसकी वैल्यू होती है आपके पास सरफेस टेंशन सॉलिड एयर माइनस सरफेस टेंशन सॉलिड लिक्विड अपॉन सरफेस टेंशन आपके पास में लिक्विड और एयर। ये जो चीज़ें हैं ये आपको डिफाइन करती हैं कि एंगल कितना होगा। तो पारे और कांच की स्थिति के लिए अगर देखें तो जो सॉलिड एयर होता है उसकी वैल्यू लेसर देन होती है आपके पास सॉलिड लिक्विड के। तो यहाँ से
आपके पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव प्राप्त होगी कोस थीटा की। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, अर्थात थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है, बोले तो अधिक कोण है। तथा द्रव तथा कांच की स्थिति की अगर मैं बात करूँ नॉर्मल, एक तो ठोस तथा किसका था आपके पास में, पारे और कांच की बात हो रही थी, मतलब लिक्विड और इसकी। दूसरे की बात हो रही है आपके पास में जल और कांच के साथ में, ठीक है। तो जल की अगर मैं बात करूं तो जल के केस के अंदर देखेंगे तो सॉलिड एयर जो सरफेस टेंशन है वो ग्रेटर देन होती है। इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो जो संपर्क कोण की वैल्यू होगी वो न्यूनतम होगी। न्यूनतम होने का मतलब है कि ये आपके पास में जल होगा वो कांच को भिगोएगा और पारा होगा वो बिंदु रूप में बन जाएगा। अधिक कोण का मतलब हो गया वो बिंदु रूप में समेटने की। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन सुनो साहब। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर जल फैलने का प्रयास करता है जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बिंदु बनाने का प्रयास करता है। तो अभी जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन बताया सेम ही तो है। अगर पारे और कांच के लिए संपर्क कोण देखा जाए तो वो अधिक कोण है, जबकि जल और इसके लिए देखा जाए तो न्यून कोण है। अगर अधिक कोण है तो वो बिंदु रूप में समेटने का प्रयास करेगा, और अगर न्यून कोण है इसका मतलब वो फैलने का प्रयास करता है और कांच को भिगो देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ना। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पृष्ठ के क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता है। नहीं करता है भैया, क्योंकि बल है ना वो द्रव के पृष्ठ के ऊपर निर्भर नहीं करता, तो पृष्ठ तनाव भी निर्भर नहीं करेगा। पृष्ठ तनाव क्या होता है तुम्हारे पास में, अगर पृष्ठ तनाव की बात करें T बराबर बल बटा लेंथ। जब ये बल ही निर्भर नहीं करता तो सरफेस टेंशन तो वैसे भी निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी बाह्य बल का प्रभाव न हो तो द्रव बूंद की आकृति सदैव गोलाकार होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाई सरफेस टेंशन के कारण। ऐसा किसके कारण होता है? ये होता है उच्च पृष्ठ तनाव के कारण। ई का आंसर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। कुछ डेली लाइफ के क्वेश्चन है फर्स्ट में भी, कि मस्तिष्क की अपेक्षा मानव पैरों पर रक्तचाप अधिक होता है। क्यों? क्योंकि भैया दाब का फॉर्मूला क्या है, एच रो जी। जिधर आपके पास गहराई ज़्यादा तो उधर ही आपके पास में द्रव स्तंभ की गहराई बोल दो या ऊंचाई बोल दो, अगर वो जिस वे में अगर अधिकतम है उसी वे में आपका प्रेशर भी अधिकतम होगा। तो मनुष्य के पैरों में रक्त स्तंभ की ऊंचाई मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए पैरों में रक्तचाप भी मस्तिष्क की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लो। ये बोल रहा है कि 6 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का लगभग आधा हो जाता है, यद्यपि वायुमंडल का विस्तार 100 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई तक है, ठीक है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो अधिकतम होता है वो आपके पृथ्वी तल पर होता है बेटा, ठीक है, सर्वाधिक होता है, तथा ऊंचाई के साथ तीव्रता से वो कम होता चला जाता है। और 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखें तो समुद्र तल के मान से क्या हो जाएगा, फिर वो लगभग आधा हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी होती है ना वो धीरे 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 कम होती चली जाती है, ठीक है। तो 6 किलोमीटर की अगर हाइट पे देखेंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या रह जाता है आपका, पृथ्वी तल के मुकाबले आधा ही रह जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यद्यपि दाब प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है तथापि द्रव स्थितिक दाब एक अदिश राशि है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पास्कल का नियम क्या कहता है, किसी भी तरल के अंदर जब आप दाब लगाते हो तो वो आपका सभी दिशाओं में बिना घटे समान रूप से संचरित होता है, ठीक है। समान दिशा, तो इसका कोई निश्चित दिशा तो है ही नहीं, निश्चित दिशा नहीं है, इसका मतलब ये अदिश राशि हो गई। ये आपसे पूछा है कि द्रव स्थितिक दाब एक अदिश राशि की होती है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। और ये आपका पार्ट 3 इस चैप्टर का फिनिश हो चुका है। मेरी ओर से अभ्यास क्वेश्चन बेटा सारे के सारे फिनिश हैं, और आप इनको अच्छे से देखो, चीज़ों को समझो। देखो ये जो थ्योरेटिकल और जो बिल्कुल लॉजिकल चीज़ों के लिए आपके पास क्वेश्चंस थे, ये न्यूमेरिकल से कहीं ना कहीं बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं। कारण यही है क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्चुअल में समझ होना ज़रूरी है,
ठीक है, वहाँ न्यूमेरिकल में तो आप फॉर्मूले पुट करते हो और आसानी से चीज़ों को निकाल लेते हो, लेकिन वहाँ के मुकाबले यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा वो होती हैं। तो यही चीज़ें देखी जाती हैं कि किस तरीके से किसी बच्चे ने कैसे अप्रोच की है, लॉजिक क्या लगा रहा है, समझ कितनी विकसित है उसकी, यही चीज़ें नोट की जाती है ना। तो ये तुम्हारा वीडियो आज का फाइनल शूट था इस चैप्टर का, ये फिनिश हो चुका है। थैंक यू सो मच बेटा।